हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए। साथीगण, आपके 2020 और 2021 में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री से पूछा गया था, साथीगण इस क्लास के माध्यम से 180 क्वेश्चन जो कि डिस्कशन करने वाले हैं। तो साथीगण आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से पूछा गया था। तो साथीगण पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित थी। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन ये थोड़ा सिंपल है साथीगण। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके कांस्य युगीन सभ्यता से संबंधित आपके सिंधु घाटी सभ्यता था, जो आपके एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर दोस्तों मैं सबसे पहले अगर आप सबके लिए एक इन्फॉर्मेशन है साथीगण, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपको अगर 2016, 2020 और 2021 में दोस्तों जितने भी पेपर हुआ था, उन सभी पेपर से दोस्तों टॉपिक वाइज करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छांट कर दोस्तों टॉप 500 से भी अधिक क्वेश्चन का एक ई बुक बनाया गया है। अगर साथीगण आपको ये लेना है दोस्तों, और अगर आपके अंदर में किसी भी प्रकार से इनमें से कोई भी टॉपिक से अगर प्रॉब्लम है दोस्तों, तो एक बार लेके जरूर पढ़िएगा साथीगण, क्योंकि बहुत ऐसे मेरे साथीगण जिन्होंने ये ई बुक परचेस कर चुका है। तो दोस्तों इनको लेने के लिए मात्र और मात्र आपको 21 रुपया लग रहा है। अगर आपको साथीगण ये ई बुक लेना है तो 7856897115 व्हाट्सअप नंबर में जरूर जुड़िएगा साथीगण। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आपके एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, अगर दोस्तों मैं कहूं कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन डाला गया है, तो आप ये देख सकते हैं पूरे टॉपिक वाइज दिया गया है। इसमें से 15 टॉपिक है, लेकिन 17 टॉपिक आपकी ई बुक में डाला गया है। अगर दोस्तों आपको पुस्तक एवं लेखक से पढ़ना है तो पूरे सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन है। अगर पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पढ़ना है तो पूरे सिस्टमेटिक तरीके से साथीगण अब की बार एनटीपीसी पर इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए जरूर जुड़िएगा दोस्तों। 21 रुपया कोई ज़्यादा खास नहीं, अपनी मेहनत के लिए मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो साथीगण अगर आप लेना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में क्या पूछा गया था। हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व में फली फूली थी, जिसे आज हम क्या कहते हैं। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत, और भारत और चीन। दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, जो आज हम हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 साल पहले हुआ था, उसे हम आज कहते हैं। ये पॉइंट आपको साथीगण याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रकार से क्या था, तो ताम्र युगीन सभ्यता, लोह युगीन सभ्यता, अक्षीय युगीन सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपके ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पे पाए गए थे। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर, तो आपको हड़प्पा में नटराज की मूर्ति पाया गया था, जो साथीगण आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन साथीगण की धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है, किस समय विधि से संबंधित है। तो गुप्त काल से, मगध काल से, सिंधु घाटी सभ्यता से और चालुक्य काल से। तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आपके चालुक्य काल से संबंधित आपके धौलावीरा है, जो एक बड़े बहुत पुराने और पुरातात्विक स्थल के रूप में जाना जाता है, जो आपके चालुक्य काल से संबंधित है। दोस्तों ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन साथीगण की निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। तो हड़प्पा, उरुक, मोहनजोदड़ो और लोथल। इसमें से अगर मैं आंसर की बात करूं दोस्तों, तो उरुक एक प्रकार से आपके सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। हमेशा दोस्तों आपके जितने भी स्थल है, चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो, लोथल है, इनसे रिलेटेड आपके इनके किनारे कौन सी नदी है, किसके द्वारा खोज किया गया था, ये सारा का सारा दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, हड़प्पा आपके रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो आपके सिंधु नदी के किनारे साथीगण, तो आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता की मोहरों को अवसर देखा जाता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं साथीगण, तो बैल आ जाएगा इस क्वेश्चन की। बैल की जो मोहरे है ना, अक्सर आपके हड़प्पा सभ्यता के रूप में देखा जाता है, जो दोस्तों आपको ध्यान देना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल कौन था, तो लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन और हड़प्पा। लेकिन इसमें से अगर मैं बात करूं तो हड़प्पा सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया स्थल था, जो आपके रावी नदी के किनारे 1921 में दोस्तों खोजा गया था। ये पॉइंट आपको बार बार आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन साथीगण की सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? तो वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंटें से बनी इमारत, प्रशासनिक प्रणाली। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो ईंटों से बनी इमारत सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक था। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशेष रूप से मनका निर्माण, शंख कटाई, धातु कार्य, मोहर निर्माण और बाट निर्माण सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? अगर मैं बात करूं साथीगण तो हड़प्पा, नागेश्वर, मोहनजोदड़ो और चंदोदड़ो। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं, चंदोदड़ो में ही आपके मनका निर्माण, शंख कटाई, धातु कार्य, मोहर निर्माण, ये सारा का सारा दोस्तों चंदोदड़ो में ही किया जाता था, जो साथीगण आपको याद रखना है। लेकिन अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार दिया गया था? ये दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो गंगा जो नदी है ना, सो ऋग्वेद में केवल एक बार दिया गया था। आपको साथीगण ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन साथीगण की उपनिषद में निम्नलिखित में से किस महिला विद्वान को उल्लेख किया गया था? तो कुमार कुमार देवी, गौतमी, बालश्री, गार्गी और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो गार्गी जो है ना, एक बहुत ही विद्वान महिला है, उनका उल्लेख आपके उपनिषद में किया गया था। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि ऋग्वेद में वर्णित मिधर वाच का तात्पर्य इसमें से क्या है? तो उसमें ऑप्शन दिया कि वह जो बलि देता है, वह जो बलि नहीं देता है, वह जो प्रकृति की पूजा करता है, वह जो पत्थर की पूजा करता है। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं तो वह जो बलि नहीं देता है ना, उसे मृगवाच कहा जाता है। जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद से हमेशा सामवेद से, अथर्ववेद से और जितने भी वेद है दोस्तों, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला पॉइंट बोल रखा है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिनकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूरा हुआ था। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि मात्र एक संस्कृत शब्द है, ऋग्वेद को पाठ करने और सुनने के बजाय पढ़ा जा सकता है। ऋग्वेद के कुछ मंत्र के संवाद के रूप में है। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूँ ना साथीगण, तो आपके ऋग्वेद को पाठ करने और सुनने के बजाय पढ़ा जाता है। ये पॉइंट आपके गलत है दोस्तों, जो आपको साथीगण ध्यान देना। इसमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इनका अगर मैं रचना की बात करूं दोस्तों तो 3500 साल पहले हुआ था। मात्र एक संस्कृत भाषा है और ऋग्वेद में कुछ मंत्र जो कि संवाद के रूप में भी है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वेद को गीतों की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीतों का योग भी कहा जाता है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो इसी चैनल के नाम पे दोस्तों टेलीग्राम चैनल में दोस्तों जाके जुड़िएगा और वहाँ दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ जो कि डाल दिया जाता है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामवेद आ जाएगा कि सामवेद को ही गीतों की पुस्तक, मंत्रों का वेद और गीतों का योग भी कहा जाता है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, जिसे हम 10 पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो मंडल, पदापास्त, अनुदत्ता और सूक्त। तो इसमें से दोस्तों अगर मैं आंसर की बात करूं तो आपके उन्हें मंडल कहा जाता है कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, जिसे 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया था और उसे मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उपनिषदों में से उपनिषद मुख्य कितना माना जाता है? ये दोस्तों बार बार इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 108 पूरा उपनिषद है, लेकिन 108 उपनिषदों में से 11 आपके मुख्य जो उपनिषद माना जाता है दोस्तों, ये भी पॉइंट आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ साथीगण कि वैदिक काल में राजाओं द्वारा प्रजा से एकत्रित कर को क्या कहा जाता था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं इसका ऑप्शन की बात करूं तो कारा, वर्मन, बलि और विदिथा। तो साथीगण इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं तो बलि कहा जाता है कि जो राजाओं के द्वारा प्रजा से जो कर को एकत्रित किया जाता था ना, उसे बलि कहा जाता था। और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में एसएससी में भी पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अजुर्वेद में अजुर शब्द का क्या अर्थ होता है? अगर मैं बात करूं जीवन, प्रकृति, त्याग और सत्य। साथीगण अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो यजुर का अर्थ आपके त्याग होता है और आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको साथीगण ध्यान देना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से किस वेद में रागों का उच्चार जो कि दिया है
आयुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगर मैं बात करूं कि रागों का उच्चार, तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आपके अथर्ववेद में दिया गया था, जो आपको साथीगण याद रखना है कि रागों का उपचार, सॉरी उपचार बोल रखा है, ठीक है, कि रागों का रोगों का, सॉरी रोगों का उपचार, ठीक है, रोगों का उपचार कौन से वेद में दिया गया है, तो आपके अथर्ववेद में दिया गया था दोस्तों, आपको याद रखना, क्योंकि बोलते बोलते थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना कि वेदों में रोगों का उपचार आपके अथर्ववेद में दिया गया था। लेकिन दोस्तों मैं पुनः कह रहा हूँ, अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी के लिए टॉपिक वाइज दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर मैं छाटा छाट के बनाया हूँ दोस्तों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। तो साथीगण अगर आपको टॉपिक वाइज करके पंचवर्षीय योजना से जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपको खरीदना है, उसी तरह से हर एक टॉपिक करके दोस्तों कुल 17 टॉपिक दोस्तों मैं छाट के बनाया हूँ आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। 2016, 2020, 2021 में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था, हर एक क्वेश्चन इसमें डाला गया दोस्तों, टॉपिक वाइज करके डाला गया है। मात्र दोस्तों 21 रुपये लगेगा। 500 से भी अधिक क्वेश्चन उसमें दोस्तों, बहुत इसे मेरे साथी का जिन्होंने अब तक ले चुका है। अगर दोस्तों आपको लेना है और अपने एग्जाम के लिए दोस्तों इससे पढ़ना है और अपने भविष्य को सुधारना दोस्तों, तो 21 रुपये कोई बड़ी मायने चीज़ नहीं दोस्तों। और आपको पता होगा दोस्तों, ये जितने भी 17 टॉपिक है ना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एग्जाम देने चला जाइए, इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप जरूर जुड़िएगा, ठीक है। अच्छा साथीगण अगर मैं बात करूँ, पूरे सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन फॉर्मेट करके डिजाइन किया गया आपके लिए दोस्तों, ये बेस्ट ई बुक होने वाला है। यकीन मान के दोस्तों, मेरे पर भरोसा करके दोस्तों एक बार आप ले लो। अगर आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बाहर आए तो हमको कहिएगा, ठीक है दोस्तों। अब की बार एनटीपीसी पर इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए आप जरूर जुड़ के दोस्तों 21 रुपया बाय करके दोस्तों ये ई बुक जरूर ले लो अपने भविष्य को सुधारने के लिए, ठीक है। बाकी बात दोस्तों जैसी आपकी मर्जी है। अगला क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक राजधानी का उसमें से शहर नहीं है, तो उज्जैन, अवंती, श्रावस्ती और कौशाम्बी। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन की अगर मैं आंसर की बात करूं, तो अवंती जो है ना, सो आपके 16 महाजनपदों के संदर्भ में राजधानी नहीं है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में 16 महाजनपद के उनसे संबंधित राजधानी कभी कभी बार में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको वो भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन शहर चंपा को कहा जाता है, और महाजनपद की राजधानी यानी चंपा की पूछ रखा की राजधानी कहाँ पे है। अगर मैं इस क्वेश्चन की याद रखूँ, तो यंग जो है ना, चंपा की राजधानी यंग है। और हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में राजधानी और महाजनपद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछा गया वही का वही क्वेश्चन आपके साथ में रिविजन करवा रहा हूँ, कि दोस्तों इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है, तो टूथ अलोन ट्राइम्फ, टू फेथ इज रेजर, टूथ इज क्या बोल रखा है, द्रिविन, और टूथ इज ट्रेजर। तो साथीगण अगर मैं इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ ना, तो आपके टूथ इज द्रिविन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो दोस्तों आपको याद रखना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ दोस्तों, बहुत ऐसे मेरे साथीगण को याद नहीं रखता है। लेकिन सत्यमेव जयते की बात करूँ, कौन से उपनिषद से लिया गया था, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया था, ये सबको पता रहता है। लेकिन इसका अर्थ किसी को पता नहीं रहता दोस्तों, तो ये आपको ध्यान देना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण, की गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद से होकर बहती थी, उसमें से अगर मैं बात करूँ कि कहाँ से बहती थी, तो कंपोज, कौशल, मगध, मत्स्य। तो साथीगण इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ ना, तो मगध से आपके गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में जो कि मगध महाजनपद से होकर बहता था। ये दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि महाजनपदों के राजाओं ने किलों का निर्माण करवाया, क्योंकि यह प्रदान करते हैं। तो इसमें से क्या प्रदान करता है, अस्थिरता, सुरक्षा, विक्रेता और परिवहनीयता। तो साथीगण इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं, तो सुरक्षा प्रदान करता है। इसीलिए राजाओं ने पहले क्या करता था, तो बड़े बड़े किलाओं का निर्माण कराया जाता था, ताकि सुरक्षा हमें मिल सके। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अपरमाणिक वल्खिलिया भजन शामिल है। तो इसमें से अगर मैं बात करूं, तो इसमें से कौन ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अपरमाणिक वल्खिलिया भजन शामिल है। अगर मैं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं, तो आपके 1028 जो ऐसे मंत्र है ना, उन्हीं में आपके अपरमाणिक वल्खिलिया भजन जो कि शामिल किया गया था। ये भी पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और तंत्र मंत्र के बारे में बताता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ ना, तो अथर्ववेद आ जाएगा, कि अथर्ववेदों में ही आपके जादुई अनुष्ठान और तंत्र मंत्र के बारे में बताता, जो दोस्तों आपको याद रखना। कई बार का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में
पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद को गीतों का पुस्तक, मंत्रों का वेद और गीतों का योग कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये पुनः आपके एग्जाम में पूछ लिया था। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो सामवेद को ही गीतों का पुस्तक, गीतों का मंत्र और गीतों का योग भी कहा गया था, जो दोस्तों आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? और ये दोस्तों एक बार नहीं कई बार का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो रामानुजाचार्य है, और रामानुजाचार्य जी को ही विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, जो आपके एनटीपीसी में, आपके एसएससी में बार बार क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रानी माया देवी ने किस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एकक मेरे साथीगण को याद रखना है कि रानी माया देवी ने साल के पेड़ के नीचे में जन्म दिया था, जो दोस्तों आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं बौद्ध, बुद्ध, धम्म और संघ, ये आपके त्रिरत्न का अर्थ है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में बार बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि द्वितीय बौद्ध संगति जो कि वैशाली में आयोजित किया गया था, तो इसमें से मुंडा, अनुरुद्धा, सुंधिया और कालाशोक, तो द्वितीय द्वितीय जो बौद्ध संगति है ना, कालाशोक द्वारा वैशाली में आयोजित किया गया था, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा 4 बौद्ध संगति से क्वेश्चन पूछा जाता है, रा वे पाकू, ठीक है, रा वे पाकू, जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। राज से हो गया राजगीरा, वे से हो गया वैशाली, पास से हो गया आपके पाटलिपुत्र, ठीक है, और कुश है कुंडलग्राम। तो हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। और अगर मैं बात करूं कि कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन की ना, तो ये आपके कनिष्क के द्वारा दोस्तों, कनिष्क के समय दोस्तों इनका आयोजन किया गया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके कनिष्क से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 16 महाजनपदों में से एक नहीं है? कौशल है दोस्तों, अंग है, कुरूप है दोस्तों, और कामरूप। कामरूप दोस्तों आपके 16 महाजनपद में से नहीं है। तो साथीगण आपको ये ध्यान देना, आपके कौशल, अंग और कुरूप, मैं पुनः कह रहा हूँ 16 के 16 महाजनपद के उनके राजधानी से रिलेटेड आपको साथीगण याद रखना, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में से नहीं है? संसार दुखों का घर है, ये दोस्तों है। दुख का कारण इच्छा है, यदि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होता है तो दुख तो होता है, ये तो सच बात है। अगर बोलोगे या अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों उसमें से 4 में से एक इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें से दोस्तों ये आपसे तीसरा बोल रखा कि यदि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होता तो दुखों से बचा जा सकता है। ये साथीगण इनके गलत बात बोल रखा है, लेकिन इनमें से 3 आपको सत्य मानना है। ये आपके एग्जाम के लिए हमेशा स्टेटमेंट से गौतम बुद्ध से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसार दुखों का घर है, इन्हीं के द्वारा दिया गया था। दुख का कारण इच्छा है, ये भी उन्हीं के कारण से दिया गया था। और अगर आपको अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके किया जा सकता है, ये भी आपके गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था, जो आपको साथीगण याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जातक जो कथाएं हैं ना, सो किससे संबंधित है? तो जातक जो कथा है सो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। हमेशा आपके जैन धर्म, आपके बौद्ध धर्म से इनसे संबंधित आपके रचनाएं, इनसे संबंधित कथाएं हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जातक जो कथा है ना, सो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन कि दीघा निकाय लंबे प्रवचनों का एक संग्रह है, जो क्रमशः खिलाखंड, महावगा और पाथेया नामक 3 खंडों में विभाजित किया जाता है। तो इसमें से अगर मैं आंसर की बात करूं साथीगण, तो 34 खंडों में से विभाजित किया जाता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। साथीगण कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपके एग्जाम का पूछा नहीं गया। अगर दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लगा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक करना, बहुत मेहनत लगता है आप सबकी वीडियो बनाने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करूं बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के नियम शामिल है, तो उसमें से दोस्तों आपकी जो विनय पिटक है ना, विनय पिटक में ही बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के नियम शामिल है, जो आपको याद रखना है। तिरा पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, ये सारे के सारे साथीगण आपके बौद्ध धर्म से संबंधित आपके ग्रंथ है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि ऐसा माना जाता है कि अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले गौतम सिद्धार्थ ने 6 वर्ष तक किसी स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था। तो उसमें से कौन सा स्थान है जहां गौतम बुद्ध ने पवित्रता के साथ स्थान किया गया था? तो प्राग बौद्ध इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, आपको साथीगण याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आजकल सॉरी रावे पाकू, रावे पाकू। तो दोस्तों अगर मैं राज से अगर बात करूँ ना, तो रावे पाकू प्रथम प्रथम जैन संगति सॉरी प्रथम जैन संगति की बात कर रहा हूँ, तो पाटलिपुत्र आ जाएगा साथीगण, आपको याद रखना है। पाटलिपुत्र प्रथम जैन संगति का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन साथीगण की वर्ष की आयु में महावीर ने गृह त्याग दिया था और निर्वाण की खोज में वन में रहने चला गया था। तो कितने साल की उम्र में महावीर ने अपने घर को त्याग दिया था? तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो 30 साल की ही उम्र में महावीर स्वामी ने अपना घर को त्याग दिया था और ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो चला गया था। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या माना जाता है? कर्म, अहिंसा, निष्पक्षता और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से अगर मैं आंसर की बात करूँ साथीगण, तो अहिंसा की अहिंसा जो है ना, सो जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांतों को माना जाता है, जो आपके एग्जाम में हमेशा जैन से रिलेट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महावीर के उपदेश से संकलित किए गए थे जिन्हें अंग कहा जाता है और वह प्राकृतिक भागों में जो कि लिखा गया था। तो 13 खंड में, 14, 15 और 12 खंड में। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ ना, तो 12 खंड में आपके प्राकृतिक भाषा में लिखा गया था, जो महावीर के उपदेशों में संकलित किए गए थे। ये आपको याद रखना कि 12 खंड में महावीर के उपदेशों से संकलित किया गया था और उससे जिसे अंग कहा जाता था, ये भी पॉइंट आपको याद रखना। और महावीर स्वामी बेसिकली प्राकृतिक भाषा में लिखे थे, ये भी पॉइंट कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के करीब दक्षिण बिहार में एक भयानक अकाल पड़ा था और उसके शिष्य कर्नाटक में स्वर्ण बेलगोला चला गया था। उसमें से अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इसमें से कौन है जो स्वर्ण बेलगोला चला गया था? तो साथीगण बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भद्रबाहु है ना, भद्रबाहु आपके कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला चला गया था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के करीब ये आपके दोस्तों बिहार में और भयानक अकाल पड़ा था। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि महावीर स्वामी को जीन के नाम से जाना जाता है, तो जीन का क्या अर्थ है? तो विजेता, महान आत्मा, भगवान और अहिंसक। और अगर मैं इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ ना साथीगण, तो जीन का अर्थ आपके विजेता और विजेता से रिलेटेड आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड साथीगण क्वेश्चन पूछा जाता है और जैन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसमें से 24वें और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है, ये सही है। उनकी माता लिच्छवी के राजा जो चेतक की बहन थी, उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया। उन्होंने 468 ईस्वी में पटना के निकट पावापुरी में जो कि देह को त्याग दिया था। तो इसमें से साथीगण सही नहीं है ना, तो हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर जो आपके थर्ड है ना, यही आपके गलत है। दोस्तों आपको याद रखना है, जो 46 का आपके जो ऑप्शन नंबर थर्ड है ना, कि उन्होंने विवाह नहीं किया था, गलत बात है, उन्होंने बिहाव बिहाव किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथीगण कि जैन धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैन शब्द की उत्पत्ति जीन शब्द से हुआ जिसका अर्थ विजेता है। वर्धमान महावीर जैनियों के पहले तीर्थंकर था। नहीं दोस्तों, ये गलत है। महावीर स्वामी जो है ना, सो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा और इसमें से आपके ऑप्शन नंबर 2 जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है कि महावीर की पुत्री प्रियदर्शनी का विवाह किससे हुआ था? तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महावीर की जो पुत्री है ना प्रियदर्शनी, उनका विवाह आपके जमाली के द्वारा किया हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता है? अगर मैं अमित्रघात की बात कहूँ ना साथीगण, तो आपके बिंदुसार को कहा जाता है और बिंदुसार को ही अमित्रघात कहा जाता है। और ये आपके मौर्य शासक से संबंधित है और शासक से, और कई बार आपके बिंदुसार से, चंद्रगुप्त मौर्य से, चंद्रगुप्त प्रथम से क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड आपके कार्यकाल से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा साहित्यिक स्रोत यह बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को उखाड़ फेंकने के लिए चाणक्य की सहायता प्रदान की थी? दोस्तों आपके लिए मैं मौर्य जो कि साम्राज्य से एक टॉपिक दोस्तों आपके ई बुक में डाला हूं, जिसमें से जितने क्वेश्चन आपके मौर्य काल से पूछा गया था, हर एक क्वेश्चन उसमें डाला गया। अगर साथीगण आपको इसी तरीके से अगर टॉपिक वाइज ई बुक लेना है तो दोस्तों जाके जरूर एक बार जुड़िएगा। ठीक है,
अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूँ तो मुद्रा राक्षस, इंडिका, अर्थशास्त्र और दिव्य वादन, तो दोस्तों आपको बहुत याद रखना है कि मुद्रा राक्षस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, तो दोस्तों आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो उससे लेकिन पहले दोस्तों एक बार मैं पुनः कह रहा हूँ, अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी की टॉपिक वाइज दोस्तों प्रैक्टिस करना है, वो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, तो दोस्तों एक बार आंख मूंद कर मेरे पे विश्वास करके दोस्तों 21 रुपया पेमेंट करके दोस्तों ये ई बुक ले लो दोस्तों, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन उसमें डाला गया हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। अगर आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद हो ना दोस्तों, तो मेरे को कहना, बहुत ऐसे मेरे साथीगण जिन्होंने ले चुका है और उनका इतना बढ़िया बढ़िया रिव्यू दिया दोस्तों, जो कि मैं क्या बताऊं आपको। इसीलिए दोस्तों मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपको ये लेना है साथीगण तो जरूर जुड़िएगा, 21 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है आपके लिए दोस्तों, बेस्ट ई बुक बनाया गया है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो इस तरीके से फॉर्मेट करके क्वेश्चन डाला गया, बहुत साफ सुथरा क्वेश्चन है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपको इससे थोड़ा इरिटेट हो जाए, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन डाला गया, एक भी क्वेश्चन नहीं है दोस्तों कि यहाँ वहाँ से उठा के लाया गया। हर एक क्वेश्चन आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो ये 7856897115 दोस्तों व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर जुड़िएगा, आपकी बार आपकी एनटीपीसी पर ये क्वेश्चन के माध्यम से जरूर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में जो समाहर्ता का क्या अर्थ होता है, तो सेना नायक, गोदान का प्रमुख अभिरक्षक और प्राक्कलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी और वन अधिकारी। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो प्राक्कलन और संग्रहण का प्रभारी जो अधिकारी होता है ना, सो मौर्य काल में समाहर्त का अर्थ होता है, जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल के वंशानुगत सैनिकों को किस नाम से जाना जाता था। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो 18वीं वाला जो आपके वंशानुगत सैनिकों को कहा जाता था, ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा गया था साथीगण। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अशोक के शिलालेख का सबसे पहला गुड़ पुरालेख किस लिपि में लिखा गया था, खौरठी, देवनागरी, हड़प्पन और ब्रह्मी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके ब्रह्मी के द्वारा आपके गुड़ शिलालेख को लिखा गया था। ये आपके अशोक से संबंधित जितने भी शिलालेख आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक ने किस प्रमुख शिलालेख में ब्राह्मणों और श्रमिकों के सार्वजनिक उदारता का प्रमास दिया था, जिसमें से 5वां शिलालेख, 9वें शिलालेख, तृतीय शिलालेख और चतुर्थ शिलालेख, इनके जो 14 शिलालेख है ना, और ये 14 शिलालेख साथीगण आप सबके फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए और हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और तृतीय शिलालेख में ही आपके अशोक ने ब्राह्मणों और जो कि सरमनों को सार्वजनिक उदारता का परामर्श दिया था, ये आपको साथीगण याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए, कलिंग युद्ध, बिंदुसार का राज्याभिषेक, शुंग राजवंश। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो आपके सबसे पहले 2 फिर 1 फिर जाके 3 है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये क्रम आपके एग्जाम में कभी कभी इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य शासन व्यवस्था में तीर्थ का क्या अर्थ होता है, तो समिति, प्रशासनिक विभाग, धर्म स्थल और तीर्थ स्थल पर लिए जाने वाला कर। तो साथीगण अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो प्रशासनिक विभाग आपके मौर्य शासन व्यवस्था में तीर्थ का अर्थ आपके प्रशासनिक विभाग को कहा जाता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा, ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र जो शामिल था और उनमें पुत्री भी शामिल था। तो यह क्वेश्चन आपको याद रखना कि अशोक के पुत्र और पुत्री का नाम आपके एग्जाम में पूछ रखा था। तो अगर मैं बात करूं तो महेंद्र और संघमित्र जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जो महेंद्र आपके उसके पुत्र थे और संघमित्र उनकी पुत्री थी, जो इन्हें प्रचार के लिए जो आपके गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में जीवन को प्रेरित करने के लिए इन्हें भेजा था, जो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया था। अगला क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम जो दिन कहाँ पे व्यवस्थित किया था, तो आपके ये स्वर्ण बेलगोला में अंतिम दिन चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यवस्थित किया था और उसके बाद वहाँ उसका जो कि प्राण चला गया था और वहीं से उनका देह जो कि संस्कार हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि किस राजवंश के अंतर्गत भूमि अनुदान पर सबसे प्रथम शिलालेख की जानकारी मिलती है, तो मौर्य, सातवाहन, शक और गुप्त। दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ ना, तो आपके जो सातवाहन वंश है ना, इन्हीं सातवाहन वंश के अंतर्गत भूमि अनुदान पर सबसे प्रथम शिलालेख की जानकारी मिलता है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि मौर्य काल के दौरान मथुरा का सबसे प्रसिद्ध जो साटक एक प्रकार से था, तो उसमें से एक साटक क्या है था, तो धातु, नृत्य, शराब, वस्त्र। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपके वस्त्र आ जाएगा,
कि मथुरा में सबसे प्रसिद्ध साटक एक प्रकार के वस्त्र था जो मौर्य काल के लिए दौरान ये जाना जाता था, जो आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्राचीन राजवंश के संदर्भ में वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन किस वंश के राजा थे? तो शुंग राजवंश, कुषाण राजवंश, सातवाहन राजवंश और कनौ राजवंश। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 61 की आंसर की बात करूं तो आपके कनौ राजवंश से वासुदेव, भूमिमित्र और नारायण और सुशर्मन संबंधित था साथीगण, जो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि मौर्य काल के बाद के विजेता अर्थात यूनानियों, शक और पार्थियानों और कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है? दोस्तों आपके एग्जाम में ये 4 ऑप्शन दिया गया है। अगर मैं 4 ऑप्शन पढ़ूंगा ना दोस्तों तो 180 क्वेश्चन कराने में मुझे बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब डायरेक्ट मैं क्वेश्चन और डायरेक्ट एक्सप्लेन आपको दे दूंगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि जो कि इसका जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ तक इसका 2। ठीक है, जाने लगा उन्होंने वैष्णववाद को अपने धर्म के रूप में स्वीकार किया और शैव धर्म को त्याग दिया था। इस क्वेश्चन का आंसर आपके ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि कुषाण राजवंश के पतन के बाद पाटलिपुत्र पर किसने अधिकार किया था? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सिथियन, जिन्होंने जब कुषाण साम्राज्य का पतन हो गया था ना उसके बाद पाटलिपुत्र, जो कि पाटलिपुत्र पर आपके सिथियान जो वंश है ना इन्हीं के द्वारा वहाँ पे अधिकार किया गया था। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक है? तो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से यूनानी जो है ना, सो यूनानी, शक, कुषाण जो आपके सही कालानुक्रमिक क्रम में है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि निम्नलिखित में से किन शासकों ने देवगुप्त या ईश्वर का पुत्र उपाधि धारण किया था? तो चोल शासक, मौर्य शासक, गुप्त शासक और कुषाण शासक। तो साथीगण अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो कुषाण शासक है जिन्होंने देवगुप्त या ईश्वर का पुत्र का उपाधि धारण किया था। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश के संस्थापक थे? पौरस, पुष्यमित्र, बिंदुसार और अशोक। अगर मैं शुंग वंश के शासक की बात कहूँ ना तो आपके जो दोस्तों पुष्यमित्र है ना, ये शुंग वंश के शासक के रूप में था। अगला क्वेश्चन साथीगण कि निम्नलिखित में से कौन भारत में शक शासक यानी कि 130 से लेकर 185 ईस्वी तक उनका शासन चला था? तो इस क्वेश्चन का आंसर रुद्रदामन आ जाएगा, जिन्होंने 130 से लेकर 150 ईस्वी तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन है कि चोल वंश के अभिलेखों के अनुसार जो मंदिर को उपहार में दी जाती है ना उस भूमि को क्या कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथीगण। तिरुनामाटुकनी जो मंदिर है ना, मंदिर के उपहार में जो जमीन दिया जाता है ना उसे तिरुनामाटुकनी जो चोल वंश में अभिलेखों के अनुसार कहा जाता है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। जितने भी क्वेश्चन है साथीगण आपके एग्जाम ओरिएंटेड, आपके एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है और आपके 2025 में साथीगण एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछने जाने की बहुत संभावना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अमेचर शब्द का वर्णन संगम काल के दौरान निम्नलिखित में से किसके रूप में किया जाता है? तो दोस्तों ये मंत्रियों के रूप में किया जाता है साथीगण, आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि निम्नलिखित में से कौन संगम के 5 महाकाव्यों से संबंधित नहीं है? शिल्पाधिकारम, मणिमेखलई, शिवाका चिंतामणि और थिरुमुरुगा तिरुपति। तो साथीगण इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं तो आपके ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, जो आपके संगम के 5 महाकाव्यों से एक संबंधित नहीं है। शिल्पाधिकारम है, मणिमेखलई है और शिवकाता चिंतामणि ये शामिल है। 3 आप 2 आपको और एक्स्ट्रा कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शिल्पाधिकारम एक तमिल महाकाव्य है और ये पूछ रहा कि किसके द्वारा लिखा गया था? ये दोस्तों बहुत बड़े नाम है, इंग्लो आदिगल के द्वारा शिल्पाधिकारम लिखा गया था और ये कई बार आपकी एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि संगम युग में तोल्काप्पियम रचना साहित्य की सबसे बड़ा जो कि किससे है? तो तमिल, तेलुगु, संस्कृत और कलम। तो उसमें से तोल्काप्पियम की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो तोल्काप्पियम भी आपके तमिल से संबंधित है और आपके एग्जाम में हमेशा तमिल से रिलेटेड तोल्काप्पियम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, आपको याद रखना है। ठीक है, प्राचीन भारत में संगम क्या था? तो तमिल कवियों का संघ या मंडल, तमिल राजा के दरबारी कवि, तमिल बस्ती और मध्य पाषाण कब्रें। तो साथीगण अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का आंसर तो तमिल कवियों का संघ या मंडल प्राचीन भारत में संगम का अर्थ था, जो आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि दक्षिण भारत में कितने संगम तमिल कवियों की सभा
आयोजित किए गए थे? तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ दोस्तों, तो इसमें से तीन जो है ना, तीन संगम के आयोजित किया गया था, जो दोस्तों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में कितने संगम, तो आपके क्वेश्चन मैंने डबल आ गया था, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में किया गया है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपके तमिल जो है ना, तमिल भाषाओं में ही संगम साहित्य की रचना किया गया था। और हमेशा आपके क्लासिकल लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अभी वर्तमान में 11 क्लासिकल लैंग्वेज है, जिसमें से तमिल सबसे जो कि पुराना था, जो 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों में से कौन संगम काल के चेरा राज्य से संबंधित नहीं था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं, तो आपके जो नेडियन है ना, सो संगम काल के चेरा राज्य से संबंधित ना, जिसमें से उथिया, चेरालाथन, नेदुम, चेरालाथन और नेदुम, ये आपके संगम काल से संबंधित था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में संगम सभाओं का आयोजन हुआ था? तो अगर मैं बात करूं कि संगम सभाओं का आयोजन आपके मुदरे में हुआ था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा संगम, और जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ साथीगण, आपके एग्जाम ओरिएंटेड, और आपके एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में राजुक शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया था? तो अगर मैं बात करूँ व्यापारी संघ, भूमि माप, राजनीतिक संघ और राजस्व अधिकारी, तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं, तो राजस्व अधिकारी के लिए राजुक शब्दों का प्रयोग आपके किया जाता था, जो आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में किसके द्वारा किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कुमारगुप्त के द्वारा आपके नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गण से संबंधित थी? तो अगर मैं समुद्रगुप्त की माता की बात कहूँ ना, तो आपके साथीगण लिच्छवी से संबंधित था, जो आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि गुप्त काल में प्रथम कुलिक शब्द का क्या अर्थ है? अगर मैं कुलिक शब्द की अर्थ की बात करूँ साथीगण, तो मुख्य शिल्पकार है, जो आपको याद रखना कि गुप्त काल के प्रथम जो कुलिक शब्द है ना, उनका अर्थ आपके मुख्य शिल्पकार है, जो आपके 82 का क्वेश्चन नंबर 4 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? विशाखदत्त, ब्रह्मगुप्त, मोगलागन और बारहमीर। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं, तो बारहमीर आपके चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको साथीगण याद रखना है। 9वें के 9वें रत्न आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपके ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करें कि गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी, तो उसे क्या कहा जाता था? अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं, तो अग्रहार आ जाएगा, कि अग्रहार जो भूमि को दान दिया जाता था गुप्त काल में ब्राह्मणों को ना, सो उसे अग्रहार कहा जाता था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि गुप्त के सोने और चांदी के मुद्राओं में आधारित थे, और वो जो सिक्का है ना, सो सिक्के को क्या कहा जाता था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपके रोमन और कुषाण आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्लास आपके जो कि क्लास 2 में चलेगा, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।